मेजरमेंट में जो है, मेजरमेंट में हम आपको क्वेश्चन आज बता देंगे। पहले हम जो है हे ब्रिज पढ़ लेते हैं। हे ब्रिज के माध्यम से हाई क्वालिटी के क्वालिटी फैक्टर, हाई क्वालिटी के इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है। हाई क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जिसकी क्वालिटी फैक्टर कितनी, ऐसे इंडक्टेंस को मेजर किया जाता है जिसकी क्वालिटी फैक्टर जो है 10 से क्या होती है, एबव होती है। ठीक है, तो 10 से एबव होने वाले जो क्वालिटी हैं, क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस हैं, उनको क्या किया जाता है, हे ब्रिज के माध्यम से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो C4 हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा आपका रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है, आपका वेरिएबल है। इसको वेरी करके हम ब्रिज को क्या करते हैं, बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। ठीक है, तो इसमें हे ब्रिज में लिखा गया है कि इसमें इंडक्टर को फिक्स कैपेसिटर, इसमें इंडक्टर को कैपेसिटर से कंपेयर, फिक्स नहीं, यहाँ पर कैपेसिटर से कंपेयर करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसमें जो इंडक्टर होता है, इसमें जो इंडक्टर होता है उसके इंडक्टेंस को हम कैपेसिटर से कंपेयर करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, इस ब्रिज के द्वारा अननोन इंडक्टेंस को नोन कैपेसिटेंस तथा रेजिस्टेंस से कंपेयर करके मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, नोन कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होगा यहाँ पर वो क्या होगा, नोन होगा, हमें पता होगा, उसकी वैल्यू को हमें पता होगा। उसकी वैल्यू को हम चेंज करें तो हमें ये भी पता होगा कि कितना हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कितना फैरेड कैपेसिटर को हम क्या कर, कैपेसिटेंस के मान को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फैरेड में नहीं बल्कि माइक्रो फैरेड में होता है। तो रेजिस्टेंस से कंपेयर करके मेजर किया जाता है। ठीक है, तो किससे किससे कंपेयर हो रहा है, नोन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से कंपेयर किया जा रहा है, तब जाकर कि हमारा अननोन इंडक्टेंस क्या हो पा रहा है, मेजर हो पा रहा है। इसके द्वारा हाई क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। देखिए, लेस देन 1 क्यू, जब क्वालिटी फैक्टर का मान क्या हो, क्वालिटी फैक्टर QF मतलब क्वालिटी फैक्टर, जब क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से कम हो तो हमारा वो लो क्वालिटी फैक्टर होगा। समझ में आता, तो वहाँ पर लो वैल्यू का इंडक्टेंस क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जब क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से कहाँ तक हो, 10 के बीच में हो, तो उस कंडीशन में ये मीडियम क्वालिटी फैक्टर आता है। यहाँ पर मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। लेकिन अगर एबव 10 है, एबव 10 क्वालिटी फैक्टर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हाई वैल्यू के इंडक्टेंस में आता है। तो हाई वैल्यू के इंडक्टेंस को अच्छे तरीके से मेजरमेंट करने के लिए हम हे ब्रिज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अननोन इंडक्टेंस को हम कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से कंपेयर करके जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये जो हमारा C4 और R4 है, इसको हम वेरी करके हम ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में लाते हैं, और बैलेंस कंडीशन में जो बैलेंस इक्वेशन आता है वही हमारा इंडक्टेंस की क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने लगेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस इक्वेशन ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर ब्रिज पूछ ले रहा है तो ब्रिज सर्किट को अच्छे तरीके से बनाना ज़रूरी है, उसमें कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। प्लस ये कहाँ पर यूज किया जाता है, किस क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या करता है, ये मेजर करता है। समझ में आया, और किसके टर्म में मेजर करता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में इंडक्टेंस को यहाँ पर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन लिखना आपको जरूरी है, ये वाला और ये वाला, इसके डेरिवेशन को करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्रिज सर्किट को छापेंगे, इतना लिखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर उसका आपका बैलेंस इक्वेशन आएगा, तो वो 5 नंबर से ज़्यादा का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप पूछा नहीं जा रहा है, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर ब्रिज बनाएंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद दोनों का बैलेंस इक्वेशन जो आएगा वो चीज़ आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन निकल कर आया है, जो अननोन इंडक्टेंस L1 क्या है, हमारा अननोन इंडक्टेंस R2 R3 C4 बटे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर और R4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, R2 R3 R4 ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर। ठीक है, C4 क्या है, आपका कैपेसिटेंस है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों समीकरण में एक चीज आप देख रहे होंगे कि ओमेगा आ रहा है, क्या आ रहा है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बराबर होता है 2 पाई इंटू एफ। तो ये एफ क्या है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देंगे, किस हर्ट्ज की सप्लाई आप दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अननोन इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के मान को हमें ज्ञात करने के लिए हमें एक्यूरेटली फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात होना क्या है, जरूरी है। समझ में आया। हमें तो C4 का मान पता ही होगा, R4 का मान कितना हमने वेरी किया ये हमें पता ही होगा, R3 का मान हमें पता ही होगा, क्योंकि R3 और R2 हमारे एकदम क्या है, फिक्स हैं। समझ में आया। हमें R1 और L1 के मान को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है वो एक्यूरेटली पता होना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम उस फ्रीक्वेंसी को रख करके R1 और L1 के मान को अच्छे तरीके से एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों टर्म में फ्रीक्वेंसी आ रही है, अर्थात R1 तथा L1 का मान फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है, देखिए पहले जो अभी हम समीकरण पढ़े थे, पहले जो हम ब्रिज पढ़े थे, उसमें यह था कि दोनों समीकरण जो है किसी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। कोई जो भी बैलेंस इक्वेशन आया था वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात नहीं थी कि फ्रीक्वेंसी एक्यूरेटली ज्ञात होना चाहिए, कुछ भी हो। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी का एक्यूरेटली ज्ञात होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अर्थात फ्रीक्वेंसी एक्यूरेटली ज्ञात होना चाहिए तथा L1 तथा R1 का सही मान ज्ञात हो पाएगा। मतलब क्या है, जिससे यहाँ पर जिससे होना चाहिए, जिससे L1 तथा R1 का सही मान क्या हो पाएगा, ज्ञात हो पाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी हमको एक्यूरेटली ज्ञात होना चाहिए कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्यूरेट मेजरमेंट तभी हो पाएगा जब अपोजिट आर्म का, आमने सामने का आर्म, इसके सामने का आर्म ए है और इसके सामने का आर्म ए है। समझ में आया। ये जो θ1 है और ये क्या है, θ4 है, और ये हमारा θ2 है, और हमारा क्या है, θ3 है। यहाँ पर Z1 बनेगा θ1 एंगल पे, यहाँ पर Z2 बनेगा θ2 एंगल पे, यहाँ पर Z3 बनेगा θ3 एंगल पे, और Z4 बनेगा θ4 एंगल पे। समझ में आया। तो आमने सामने की भुजाओं के इम्पीडेंस का गुणनफल, आमने सामने की भुजाओं के इम्पीडेंस के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आप ब्रिज में, AC ब्रिज में क्या पढ़े थे कि आमने सामने की भुजाओं का जो एंगल होता है उनका योग आमने सामने के एंगल के योग की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आया। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, जैसे θ1 प्लस θ4 बराबर आपका θ2 प्लस θ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम फॉलो होना क्या है, जरूरी है, तब जाकर के एक्यूरेट मेजरमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे ये जो है हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। इसके माध्यम से किस क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो θ1 θ2 है ये सब क्या है, फेज एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पर R3 और R2 की बात करें तो इसमें तो रेजिस्टेंस से जुड़ा है। तो रेजिस्टेंस, जब कभी भी रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। यहाँ पर जो थीटा का मान आता है वो 0 आता है। समझ में आया। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच, देखिए ये हमारा वोल्टेज हुआ, ये हमारा क्या हुआ, करंट हुआ। समझ में आया। अभी इनके बीच एंगल क्या है, थीटा है। लेकिन जब रेजिस्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब मतलब फेज एंगल इनके बीच क्या होता है, 0 होता है, जिसे फेज डिफरेंस के नाम से भी आप क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि R2 ए आमने सामने की भुजा का एंगल कितना है, θ2 प्लस आपका क्या है, θ3 है। ये बराबर 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है ना। ये इस आर्म में कौन सी सर्किट है, रेजिस्टिव। इस आर्म में भी रेजिस्टिव सर्किट है। तो दोनों के केस में θ2 और θ3 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया। तो दोनों का योग भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब साथ ही साथ θ1 और θ4 का दोनों का योग भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे θ1 प्लस θ4 बराबर भी 0 होना चाहिए, 0 होना
चाहिए। समझ में आया? तो 0 होने के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर कब 0 होगा, तो अब यहाँ पर हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। जैसे हमें पता है कि अगर Z4 का मान निकालेंगे, यहाँ पर Z4 का मान निकाल लीजिए। तो Z4 का मान अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको पता है ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर क्या होगा R4 प्लस 1/j ओमेगा इंटू C4 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है। अब J अगर ऊपर चला जाएगा तो R4 माइनस आपका J बाई ओमेगा इंटू C4 हो जाएगा कि नहीं, Z4। तो ये आपका क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये लंब होता है, जिसमें J का गुणा हुआ है वो लंब होता है। समझ में आया? और R4 वाला क्या होता है, आधार होता है। जब एसी सर्किट आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर tan θ4 अगर निकालेंगे तो tan θ4 बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब कितना है, 1/ओमेगा इंटू C4 बटे 1 आप है क्या है आपका R4 है। ठीक है, तो tan θ4 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/ओमेगा C4 इंटू R4 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का है ना। तो यहाँ पर आप प्लस लेकर के, यहाँ पे प्लस लिख करके फिर कोष्ठक में आप -1/ओमेगा C4 इंटू आपका क्या लिखेंगे, J लिखेंगे। ठीक है, तो हमें इतना पार्ट क्या करना है, लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो tan θ4 का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब उसके बाद अगर θ1 का मान आप निकालेंगे तो θ1 का मान कैसे निकलेगा, अभी θ1 तो देखिए निकाल लेते हैं। θ1 की बात यहाँ से देखिए, θ4 का मान निकल जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा उधर जा करके। अगर θ2 का मान हम निकालेंगे तो θ1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा θ1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका Z1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस J ओमेगा इंटू L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लंब होता है जिसके साथ J होगा, और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। तो tan θ1 बराबर आपका ओमेगा इंटू L1 बटे क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका माइनस होगा, तो ये आपका 2 समीकरण क्या हो गया, निकल के आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या की गई है, लिखी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नहीं, Z4 का मान यहाँ पर लिखा गया है। Z4 के हिसाब से हम tan θ4 का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, और tan θ1 का मान भी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हमें पता है कि θ1 प्लस θ4 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 की कंडीशन में θ1 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, θ4 हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों साइड tan लेने पर, तो यहाँ पर जब दोनों साइड tan ले लेंगे तो tan θ1 बराबर माइनस tan θ4 हो जाएगा। ठीक है, tan θ1 का मान कितना है, tan θ1 का मान ओमेगा L1 बाई क्या है, R1 है, और tan θ4 का मान आपका क्या है, tan θ4 का मान -1/ओमेगा C4 इंटू क्या है, R4 है। तो यहाँ पर रख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, ओमेगा L1/R1 बराबर 1/ओमेगा C4 R4 आ जाएगा। तो इसी को तो क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। इसका मतलब है कि क्वालिटी फैक्टर हमारा ओमेगा L1 बटे R1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, ओमेगा C4 इंटू क्या है, R4 है। समझ में आया। तो क्वालिटी फैक्टर का मान हमारा इतना आ गया। तो है ब्रिज में आप क्वालिटी फैक्टर क्या किए हैं, इतना निकाले हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, L1 के फार्मूले में इसे रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए W² C4² R4² है आपका, तो यहाँ पे भी देखिए W C4 और इतना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर बराबर आपका 1/ओमेगा C4 R4 है। ठीक है, तो अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप लिख सकते हैं कि ओमेगा C4 R4 का स्क्वायर बराबर 1/QF का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने भाग में आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो 1/QF हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये फार्मूला वास्तव में आना क्या चाहिए, वास्तव में इतना हमारा फार्मूला आना चाहिए। तो ये कब आएगा, देखिए जब क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होगा, 10 से ज़्यादा होगा। जब 10 से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 10 से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, 1/QF आपका एकदम लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वालिटी फैक्टर बराबर आपका कितना है, ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन क्या है आपका 10 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो QF
1/QF का स्क्वायर ये लगभग किसके बराबर जाएगा, 0 के बराबर जाएगा, क्योंकि 10 से अधिक होगा तो इसका स्क्वायर होगा, तो 1/ इसका पूरा स्क्वायर ये लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसे 0 हम मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब 0 मानेंगे तो L1 बराबर आपका कितना आ गया, इतना आ गया, तो L1 बराबर R2 R3 C4 हो गया, L1 बराबर R2 R3 और C4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो ब्रिज हमारा था, यहाँ पर देखिए ऐसे जो ब्रिज हम आपको बना कर दिखाए थे, यहाँ पर आपका क्या था, इंडक्टेंस था, और यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था। ये आपका L1 था, ये आपका क्या था, R1। तो देखिए वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर मीडियम इंडक्टेंस को हम क्या किए थे, इस भुजा में जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर हाई इंडक्टेंस को हम यहाँ पर क्या किए हैं, जोड़े हैं हे ब्रिज में। समझ में आया, मतलब क्या है, वहाँ पर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज था ना, तो वहाँ पर हम क्या किए थे, मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को हम क्या किए थे, कनेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर हमने हाई क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है कि क्वालिटी फैक्टर का मान 10 से क्या है, अधिक है, तो 10 से अधिक है तो 1/QF का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एकदम लगभग 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो L का मान हमारा पुराने समीकरण जैसा ही आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि हे ब्रिज के माध्यम से हाई क्वालिटी के इंडक्टेंस को हम शुद्धता के साथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अगर क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाए, 10 से कम हो जाए, क्वालिटी फैक्टर हमारा 10 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो 1/QF का स्क्वायर लगभग 0 के बराबर नहीं आएगा। जब लगभग 0 के बराबर नहीं आएगा तो हमारा तब ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूला शुद्ध रूप से फार्मूला नहीं है हमारा फार्मूला कितना आना चाहिए, L1 बराबर R2 R3 C4 आना चाहिए। समझ में आया, तब जा करके एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर 10 से कम क्वालिटी फैक्टर होगा तो 1/QF का स्क्वायर जो है आपका लगभग 0 के बराबर नहीं जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, L1 बराबर R2 R3 C4 1 + 1/QF इंटू स्क्वायर हो जाएगा, QF का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, तब इसका मतलब क्या है कि हे ब्रिज के माध्यम से हम लो क्वालिटी के इंडक्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना। तो हम हाई क्वालिटी के इंडक्टेंस को हे ब्रिज के माध्यम से क्या करते हैं, आसानी के साथ मेजर कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम एंडरसन ब्रिज पे। किस ब्रिज पे आते हैं, एंडरसन ब्रिज पे। एंडरसन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इंडक्टेंस का क्या करता है, मेजरमेंट करता है। लो क्वालिटी के इंडक्टेंस को मेजर करता है लेकिन बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। यहाँ पर हमारा एक फिक्स कैपेसिटर जोड़ दिया गया, यहाँ पर हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, जिसे हम चेंज करके हम ब्रिज को किस कंडीशन में लाते हैं, बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। R3 R2 R4 ये हमारे क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है, हमारा कैपेसिटर भी क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है। ये L1 और R1 जिसके मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये एंडरसन ब्रिज है। एंडरसन ब्रिज जो है एक से कम क्वालिटी फैक्टर के इंडक्टेंस को वेरी एक्यूरेटली क्या करता है, मेजर करता है। एट बैलेंस कंडीशन में R1 बराबर आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, और L1 का मान कितना आ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से L1 का मान आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। इन दिस ब्रिज अननोन सेल्फ इंडक्टेंस इज मेजर इन टर्म ऑफ ए नोन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर नोन हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये इस ब्रिज के माध्यम से जो है हम अननोन सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, किसके टर्म में, नॉन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं। इन एन एंडरसन ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर इन टर्म ऑफ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है नॉन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या है, नॉन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर नॉन रेजिस्टेंस नॉन इंडक्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नॉन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर डेरिवेशन करने से क्या होगा, बहुत ही ब्रॉड डेरिवेशन होगा। तो ब्रॉड डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन ब्रिज का ये पूछ रहा है तो आप केवल इतना ब्रिज बना दीजिए, उसके बाद R1 और L1 का मान लिख दीजिए और ये लिख दीजिए कि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट इंडक्टेंस का करता है और लो क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज में यहाँ पर क्या है, ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का क्या है, एक सुधरा हुआ रूप है।
तो वहाँ पर मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को मेजर किया जाता था, तो ये क्या करेगा, लो क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या करेगा, मेजर करता है। तो एंडरसन ब्रिज लो क्वालिटी के इंडक्टेंस को मेजर करता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज मीडियम क्वालिटी के इंडक्टेंस को मेजर करता है, जबकि हे ब्रिज जो होता है वो हाई क्वालिटी के इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। यही पॉइंट आपको जानना क्या है, जरूरी है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है फिक्स कैपेसिटर है। इस ब्रिज में हानि क्या है, हानि यही है कि इसकी सर्किट क्या हो गई, जटिल हो गई। इसमें यहाँ पे एक अलग से जो है जंक्शन बन गया है, यहाँ पर देखिए एक अलग से क्या बन गया, जंक्शन बन गया, एक अलग से कैपेसिटर लग गया। यही इसमें क्या है, डिसक्वालिटी है। बाकी तो इसे बहुत आसानी के साथ हम बैलेंस कंडीशन में ला सकते हैं अन्य ब्रिजों की अपेक्षा, और एक्यूरेट मेजरमेंट इसके द्वारा होता है। ठीक है, ये जो हमारा एंडरसन ब्रिज है। ठीक है, अब क्या है कि एंडरसन ब्रिज हमने पढ़ा दिया। अब आगे आपको पढ़ाएंगे वेन ब्रिज और सीयरिंग ब्रिज और आपका क्या है, डिसाउटी ब्रिज। ठीक है, तो जैसे वेन ब्रिज के द्वारा कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों मेजर करते हैं, लेकिन जो वेन ब्रिज होता है उसके द्वारा ज़्यादातर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। सीयरिंग ब्रिज के माध्यम से हम पावर फैक्टर मेजर करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करते हैं, कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और उसके बाद जो हमारा डिसाउटी ब्रिज है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। तो ये 3 ब्रिज बाकी है और इस 3 ब्रिज को अगले लेक्चर में आपको क्या कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।